हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो कल आप सब लोगों का पेपर है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बता दूं कि पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आने वाला है। नॉर्मल पेपर आएगा, जैसी आपने एक्सपेक्टेशंस की हैं या जिस तरह के आप लोगों ने अब तक टेस्ट लगाए हैं, ठीक इसी तरीके से पेपर देखने को मिलेगा। थोड़े से चेंजेस रीजनिंग में देखने को मिल सकते हैं, इसके अलावा आप लोगों को कुछ भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि आज मैं आप लोगों के सामने राज इस बात का खोल रहा हूं कि कट ऑफ जो हम अब तक आप लोगों को बता रहे थे, वो कट ऑफ सिर्फ हम इसलिए बता रहे थे, देखो एक बेस्ट टीचर हो या स्टूडेंट हो, उसकी यही पहचान है कि वो अंतिम समय तक अपने बच्चे को पढ़ाएगा या वो स्टूडेंट भी अंतिम समय तक पढ़ेगा, और लास्ट टाइम पे अगर नकल की जरूरत है तो उस टाइम पे नकल भी प्रोवाइड करवा दे। क्यों? क्योंकि हमारा मेन मकसद ये होता है कि बच्चा जितनी मेहनत कर सकता था वो तो हमने करवा ली ना। अब कुछ लोग होते हैं जो पहले ही बता देंगे कि भैया ये होगा, तो बच्चा मेहनत नहीं करता। हमने आप लोगों को एंड टाइम तक, आज तक हमने यही कहा कि भैया 70 करो 75 करो, उससे नीचे काम नहीं होगा। लेकिन रियलिटी कुछ और है। आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपना बेस्ट देके आइए एग्जाम में, बहुत ज्यादा कट ऑफ जाएगी नहीं, इस चीज को आप सोच लीजिए। अगर पेपर हल्का आएगा तो थोड़ा बहुत ऊपर उठेगी, अदरवाइज ऐसी कोई भी चांसेस नहीं है। जैसी कट ऑफ आपको पहले देखनी मिली है, ठीक इसी तरीके की कट ऑफ देखने को मिलेगी। कोई भी हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई एग्जाम से बाहर निकल के आपसे ये कहता है कि भैया मैं कुछ टिप्स के बारे में बात करूंगा, अभी आप लोगों को कुछ चीजें रह गई थी बताने को कि किस तरह से हमें ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, कब हमें तुक्का मारना है, उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन अगर एग्जाम से निकलने के बाद आपसे कोई भी स्टूडेंट ये कहता है कि भाई मैं तो 89 करके आया हूं, 90 करके आया हूं, ऐसे ऐसे लड़के आपके टाइम पे नहीं, हमारे टाइम पे भी थे। लेकिन जब आंसर की आती है तो इनकी हालत बिल्कुल खराब हो जाती है, क्योंकि 30 इनके गलत हो जाते हैं, और जब 80 में से 30 गलत हो जाते हैं, बचते इनके 50, और वहां से फिर 10 नंबर और कट जाते हैं, 40 नंबर बचते हैं। ये हालत हो जाती है, और 15 से 20 क्वेश्चन तो गलत हो ही जाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि इन लोगों के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है, जो आपसे ये कह रहा है कि बहुत ज्यादा करके आऊं। आप अपना बेस्ट दीजिए, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कट ऑफ इतनी नहीं जाएगी, 65 70 के आसपास जो है वही चीजें अगर आपके रॉ मार्क्स आ रहे हैं तो आप बड़ी ही आसानी से सिलेक्शन को ले लेंगे। देखो, अगर किसी जोन का रेयर केस बन जाए कि भैया सारे के सारे, जैसे मान लीजिए कहीं पे दिल्ली है, दिल्ली में सबने सोचा कि भैया बहुत ज्यादा वैकेंसी है, तो सबने अगर वहां से फॉर्म भर रखा है और वो सब लोग टैलेंटेड हो जाए, तब बात अलग है। अदरवाइज आप लोग देखेंगे कि सारी की सारी कट ऑफ आपको वैसी ही देखने को मिलेंगी। और पेपर जैसे डिफिकल्ट आ जाता है, जैसे एनटीपीसी में हुआ, तो कट ऑफ भी तो आप देख ही रहे हो। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पैट में भी बहुत सारे स्टूडेंट बाहर होंगे। जब आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा तो उसके अंदर भी बहुत सारे लड़के बाहर होते हैं। और कुछ लोगों ने, अगर पहली बात तो फर्जीवाड़ा होता नहीं है, और मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ लोगों के मैसेज आ रहे थे कि भैया हमें ऐसे ऐसे फोन आया। कुछ नहीं होगा, फंस जाओगे आप एक ना एक जगह पे जाके। 3-3 4-4 जगह स्कैनिंग होती है, आपके फिंगरप्रिंट, आंखें वांखें, कहीं ना कहीं फंस जाओगे। इसलिए उनके चक्कर में मत पड़ना, ये मैं बता दूं आप लोगों को। चलिए यहाँ बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आप लोगों के अंदर से ये डर निकालना है कि बिल्कुल भी टेंशन की जरूरत नहीं है। जो आपने पढ़ा है वो बेस्ट पढ़ा है। बरसाती मेंढकों का हाल पहले से भी यही रहता है, और मैं आप लोगों से पहले ही बता रहा हूं, जो आदमी एग्जाम के टाइम पे आके पढ़ता है उसको हमेशा यही रहता है कि अरे यार ये छूट गया, ये छूट गया। और टॉपर्स के साथ भी ऐसा होता है, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, सबके साथ होता है। लेकिन बरसाती मेंढकों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो लास्ट टाइम पे जब एडमिट कार्ड आना शुरू हो जाते हैं तब वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो हालत तो खराब होगी। फिर यही लोग हैं जो एग्जाम से बाहर निकल के कहते हैं भैया कुछ ना फंसा, टेक्स्ट बुक से कुछ नहीं फंसा, जबकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जिसने इतने सारे टेस्ट बना के आपको दे रखे कुछ नहीं फंसा, कैसे कह सकते हो आप? क्या मैथ्स में से चीजें नहीं आई होंगी? जीके में भले ही चीजें ना फंसे, लेकिन बाकी सब्जेक्ट तो वो के वही रहते हैं। थोड़ा बहुत पेपर इधर उधर हो सकता है, अदरवाइज आपका पेपर मैं लिख के दे रहा हूं आप लोगों को, आप लोग देख लेना। अगर एनसीईआरटी बोला है तो आपके जो साइंस के क्वेश्चंस मिलेंगे 70 से 80-90% तक पूरे एनसीईआरटी से उठेंगे क्वेश्चंस, ये समझ लो। और इसी तरीके से आप लोगों को करंट अफेयर्स है। देखो, करंट अफेयर्स का मैंने आप लोगों को कहा था, है तो इतनी कर तो सकते नहीं, लेकिन जो आपने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स पढ़े हैं, उम्मीद है कि वहीं से सारी चीजें देखने को मिलेंगी। मैथ्स रीजनिंग तो चेंज होनी ही नहीं है। रीजनिंग में कुछ क्वेश्चंस के टाइप चेंज होंगे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग इंस्ट्रक्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ लेना। इंस्ट्रक्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि रीजनिंग में इंस्ट्रक्शंस ही सब कुछ करवाएंगे। अगर एक भी नए टाइप का क्वेश्चन घुसा उसके अंदर तो इंस्ट्रक्शन ही आपको कुछ करवा सकते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं कराएंगे। और जिनके सेकंड शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में, फोर्थ शिफ्ट में पेपर है, उन सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग जरूर से जरूर
एनालिसिस जरूर देख लेना। हमारी टीम मुरादाबाद MIT के सामने रहेगी लाइव भी और नॉर्मल वीडियोस भी आप लोगों को मिलेंगे। आप एनालिसिस जरूर से जरूर देख लेना। फिर उस वीडियो के बाद ही मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आप लोग देख सकते हो जिनका थर्ड शिफ्ट में एग्जाम है, जिनका कल को एग्जाम है। एक एक चीज आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि भैया ऐसा कर दो, जो टेस्ट सीरीज है वो सिर्फ आप उसकी प्रोवाइड जो करा रहे हो, डेली 4 टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे हम, जितने भी हमें क्वेश्चंस मिलेंगे मैथ्स के, रीजनिंग के, उसके बेस पे। तो अगर आप लोग कहोगे तो वो आपके हिसाब से कर दिया जाएगा। फिलहाल मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी स्टूडेंट कल पेपर देने जा रहे हैं, एक बार आप जरूर से जरूर, मैंने ये न्यूमेरिकल के सारे टेस्ट कल से फ्री कर रखे हैं। आप लोगों को फिर से बता रहा हूं, न्यूमेरिकल वाले जो टेस्ट हैं जल्दी जल्दी सिर्फ क्वेश्चन देख लो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, सबमिट कर दो, डायरेक्ट उसका क्वेश्चन को देखो कि ये क्वेश्चन आप कर पा रहे थे, नीचे सॉल्यूशन है, कर पा रहे नहीं कर पा रहे हो, आपको उन्हीं में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अगर न्यूमेरिकल आए तो। क्योंकि किसी किसी शिफ्ट में 4 न्यूमेरिकल आते हैं, किसी शिफ्ट में एक भी नहीं आता। तो अगर आपकी कल की शिफ्ट में न्यूमेरिकल आए, जो आएंगे ही 2 न्यूमेरिकल, तो मुझे लगता है कि 2 से 3 न्यूमेरिकल आना ही आना है। तो प्लीज आप उनको जरूर से जरूर करके जाएं, वहां से चीजें फंसेंगी। फ्री ऑफ कॉस्ट आप VIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। फ्री में आप लोगों को, सब लोग जिनका 18 को भी है, किसी का भी, आप लोग जरूर से जरूर लगा लें। कथन पूर्व धारणा का लेक्चर पढ़ा है, इसके जस्ट बाद मैं आप लोगों को कथन निष्कर्ष का 10 मिनट का लेक्चर समझा दूंगा। उसमें कुछ है नहीं ज्यादा, और तर्क वाले क्वेश्चंस भी आप लोगों को समझा दूंगा कि कब तर्क करना है, कब तर्क को मजबूत मानना है, कब नहीं मानना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात बस ये याद रख लो कथन निष्कर्ष की, बाकी तो मैं बताऊंगा ही। कथन निष्कर्ष में कथन में जो बात बोले उसी पे बात को आपको फोकस रखना है, उसके इर्द गिर्द नहीं घूमना है, अपना दिमाग उसमें नहीं लगाना है। जो कथन बोल रहा है अगर उसी को चीज को, अगर वही चीजें आपके निष्कर्ष में निकल के आ रही हैं, रिजल्ट आपका वही है, तब आप कह सकते हो कि कथन ठीक है, वो निष्कर्ष ठीक है, अदरवाइज नहीं है। दूसरी चीज, एक्सट्रीम लेवल पे सारी चीजें गलत हो जाती हैं। कोई कहता है कि यहां से दिल्ली से मुंबई के लिए यातायात का केवल एक ही साधन है, ठीक है। एक्सट्रीम लेवल पे जब बातें होंगी, देखो कथन में जो बात बताई गई, अगर उसका एक्सट्रीम लेवल नीचे बता दे, जैसे मान लीजिए कि कहीं पे एक्सीडेंट हो गया या कहीं पे बाढ़ आ गई, तो तुम लिख दो कि बाढ़ पीड़ितों की जान केवल सेना ही बचा सकती है। ये एक्सट्रीम लेवल की बात है, ये जरूरी नहीं है। NDRF के लोग भी बचा सकते हैं, और भी बचा सकते हैं, हम भी बचा सकते हैं। तो एक्सट्रीम लेवल पे कोई बात नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज, जो कथन में बात कही है वो निगेटिव नहीं जानी चाहिए। अगर निगेटिविटी आ रही है, कथन पॉजिटिव है, आप निगेटिविटी फैला रहे हो, तब भी बात गलत होगी। सरकार के अपोज में आप नहीं कहोगे। सरकार ने अगर कोई पुल बनाया है तो आपकी अच्छाई के लिए ही बनाया होगा, आप ये नहीं कहोगे। मतलब जो सरकार की स्कीम है आपको सरकार के पक्ष में ही लेके चलनी है, इन बातों का ध्यान रखना है। बाकी मैं अभी कथन और निष्कर्ष को 10 मिनट में आप लोगों को समझा दूंगा, आपकी चीजें समझ आ जाएंगी। पूर्व धारणा में समझा चुका हूं, तर्क भी समझा दूंगा, ठीक है। तो अगर आपके पास टाइम है तो 10 मिनट निकाल के देख लेना, अदरवाइज आपका मन है एप्लीकेशन पे गाइडेंस वाले सेक्शन में मैं डालूंगा उस चीज को। अब देखो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि 1/4 जब होता है माइनस मार्किंग, तब तो तुक्का मारना बहुत आसान होता है, मार दो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी पॉसिबिलिटी है ठीक होने की। लेकिन जब 1/3 माइनस मार्किंग है, जब अगर 4 ऑप्शंस में से आपको कोई भी ना पता हो तो आप तुक्का मत मारना प्लीज। अगर चारों में से कोई भी ना पता हो, अगर 4 में से आपने 2 एलिमिनेट कर दिए कि ये तो होंगे ही नहीं और बाकी 2 बचे हैं, इसमें आप रिस्क ले सकते हो पूरा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ रिस्क लिया जा सकता है क्योंकि यहाँ पे आपके आंसर के ठीक होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना। देखो हर 100% चीजें किसी को नहीं पता होती हैं। आप अगर सही आंसर नहीं भी पता है ना, तो आप गलत आंसर से भी सही चीजें निकाल सकते हो। कैसे? मान लीजिए आपने ये कोई क्वेश्चन आया यहाँ, आपको ये पता है कि ये वाली चीज यहां तो हो ही नहीं सकती, तो आपने ये देखा कि भाई ये वाली चीज यहां तो होगी नहीं, मतलब ए का मिलान डी से तो होगा ही नहीं। आपने देखा कि ए का मिलान 3 ऑप्शनों में तो डी के साथ ही हो रखा था, तो बाकी जो ऑप्शन बता वही आपका आंसर होगा। समझ रहे हो? तो इस तरह से आप लोगों को चीजें करनी है। जैसे अब मान लीजिए ये क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर, यहां पे लिखे हुए मंदिर, यहां पे लिखे हुए राज्य, इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है मंदिर से आपको। तो अब आपसे क्या है, मान लीजिए आपको कुछ नहीं आता आपको, लेकिन ये पता है कि माता वैष्णो देवी का मंदिर जम्मू कश्मीर है, भाई ये तो फेमस है, बाकी चीजें तो आपको पता नहीं है। तो आपने देखा कि 4 का मिलान तो ए के साथ होगा ही होगा, 4 का मिलान किसके साथ होगा? ए के साथ होगा। तो अब आपको क्या करना है, तो 4 का मिलान तो होगा ए के साथ, वहां पे गलत लिखा हुआ था मैंने किया। अब आप देखिए कि जब आपको यह पता चल गया कि माता वैष्णो देवी का मंदिर तो ए के साथ होगा, अब आपने देखना है लास्ट में किसके ए है। भाई 4 का मिलान आपका ए से होना है, तो आपने देखा कि लास्ट में ए किसके है, तो देखो ये दोनों ऑप्शन तो कट गए।
आपको एक ही चीज पता थी, आपने दो ऑप्शन इलिमिनेट कर दिए। जब आपको एक चीज पता थी, अगर दो चीजें पता होंगी तब आप खत्म ही कर लोगे आंसर। और ग्रुप डी का पेपर है, ऑप्शंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बनाएगा। यूपीएससी के पेपर में डिफिकल्ट बनाता है ऑप्शन, यहाँ पे पेपर में आपके ऑप्शंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएंगे, बड़े ही आसान ऑप्शंस आते हैं। देखिए दो ऑप्शंस आपके इलिमिनेट हो गए। अब आपके पास डीसीबीए है, सीडीबीए है। अब आप देख लो आपका कौन सा। अगर आपको नहीं भी आता है तब भी आप यहां रिस्क ले सकते हो इस क्वेश्चन में, अगर नहीं भी आता है तो, क्योंकि आपने दो ऑप्शंस इलिमिनेट कर दिए हैं। और ऐसे आप मैक्सिमम क्वेश्चंस के इलिमिनेशन कर सकते हो। और जब आपकी 50% पॉसिबिलिटी होगी और आप 10 क्वेश्चन करके आए, मान लीजिए तुक्के मार के आए 10 क्वेश्चंस पे, अगर उसमें से 3 क्वेश्चंस भी सही हुए तब भी आपका बेड़ा पार हो गया, मतलब तब भी आप पॉजिटिव में हो, तब भी आप पॉजिटिव में हो। इसलिए तभी तुक्का मारें जब आपके दो ऑप्शंस इलिमिनेट हो चुके हों। इसके अलावा आप लोगों को मान लीजिए स्वर्ण मंदिर का पता था कि भाई दूसरे नंबर पे तो स्वर्ण मंदिर पंजाब से आएगा, तो 2 के साथ आएगा डी। आपने ये देखा 2 के साथ क्या आएगा, डी आएगा। तो 2 के साथ देखो डी सिर्फ इसमें है। अब तो कंफर्म हो गया 100% की यही आंसर होगा। समझ रहे हो ना? इस तरीके से आपको करना है। आपको 4 ऑप्शन नहीं पता थे, आपको सिर्फ 2 ऑप्शन पता थे, आपने दोनों ऑप्शन से 100% करेक्ट आंसर निकाल दिया। इस तरीके से आप लोगों को करना है। एक बार देख लीजिए, नीचे दिखा दूं ये, ठीक है, ये है। इस तरीके से आप लोगों को चीजें करनी है। तो गाइज आई होप कि आप लोग इस चीज को समझे होंगे जो मैं बोलना चाह रहा हूं। दूसरी चीज, आपको ऑप्शंस के साथ वो कैसे खेलेगा ये देखिए। राजा दशरथ के कितने पुत्र थे वो पूरा क्वेश्चन देगा, इतना बड़ा ये आपके सामने क्वेश्चन आएगा। ऑप्शंस वो अलग से देगा। देखो एएलपी में ऐसा किया था, ऐसा कर सकता है। राजा दशरथ के कितने पुत्र थे, अब ऑप्शंस देगा आपको नीचे। ये मैंने अपने टेस्टों में करवाया है, ऑप्शन देगा ऐसे। अब आपने सोचा 4 थे, यहां पे आपने सी पे ऑप्शन लगा दिया कि सी है, 3 नंबर है, यहां पे सी पे लगा दिया। यहां देखो एक आंसर है सी, इसलिए आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपको देखना है कि 4 कहां लिखा हुआ है। अगर 4, देखिए आपको देखना है जो 3 है ये तीसरे नंबर पे मेरा 4 है, तो आपको देखना है कि 4 जो है वो तीसरे नंबर पे कहां पे है। इस चीज को अगर आपने नहीं देखा तो ये देखो यहां पे समझने में इस चीज को बहुत गलती हो जाती है। मैं अभी भी बता रहा हूं, अभी भी आप लोगों को समझने में गलती हो जाएगी। इसका सही आंसर बताओ क्या होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ए। क्यों, एक बार और देख लो। देखो यहां पे आप इसे देख के ये लगाने की सोच रहे थे या ये लगाने की सोच रहे थे, वो चीजें दोनों गलत हो गई, क्योंकि ये ऑप्शंस लिखे हुए हैं 1 2 3 4। अगर ये वाली चीज लिखी हुई होती तो बात अलग थी, लेकिन ये क्या है, ऑप्शंस हैं। तो 4 मत मार देना, आपको क्या मारना है, आपको तो तीसरे नंबर को मारना है। और यहां पे तीसरा नंबर ए पे लिखा हुआ है, इसलिए आपका आंसर ये होगा। इस चीज को याद रखना। अगर समझ ना आई हो तो बता देना, टेलीग्राम पे फिर से समझा दूंगा, ठीक है। ये वाली बात समझ आ गई। दूसरा, एक ये जरूरी नहीं है कि करेक्ट आंसर ही पता हो तभी आप गलत उत्तर भी पता है तब भी आप ठीक कर सकते हो। इलिमिनेट करना आना चाहिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये, जैसे मान लीजिए आप हो, तो आप मान लीजिए मुरादाबाद से हो, तो आपको पता है मुरादाबाद की जितनी फेमस चीजें वो आप लोगों को पता है। तो आपके अगर ऑप्शन में मुरादाबाद है और कोई चीज दे रखे तो आपको पता है ये वाली चीज मुरादाबाद में तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ का तो मैं रहने वाला हूँ, मुझे पता है, या यहाँ तो मैं घूमने गया हूँ, यहाँ पे तो ये चीज हो ही नहीं सकती। तो हो ही नहीं सकती, और ऑप्शन में अगर कहीं वो चीज उसके साथ मिलान कर रखी है तो उस चीज को काट दोगे आप। इस तरीके की चीजें याद रखनी है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये देखिए, इस तरह के जो क्वेश्चंस आएंगे, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऑप्शंस जरूर देख लेना। मान लीजिए वो आपसे क्या कराएगा, बहुत टाइम तक आपसे ऐसे चलवाएगा कि राकेश या सिमरन बोलेगा, सिमरन 10 किलोमीटर इधर गई, 15 किलोमीटर उधर गई, फिर यहां आई, फिर उधर गई, ये आपसे इस तरीके से चीजें कहेगा। आप क्या करोगे, पूरा 10 15 पूरा माप के बनाओगे कि भैया यहां से भी कोण भी बनाना, और ऑप्शन पूछ रखा होगा अब वो किस डायरेक्शन में है। तो ये बेवकूफी हुई ना, ये चीजें लिखने की क्या जरूरत थी जब कोई डायरेक्शन भी पूछ रहा है, वो सिर्फ डायरेक्शन पूछ रहा है। पहले आपने क्वेश्चन देखा, फिर नीचे ऑप्शन देखा कि क्या पूछी, सिर्फ डायरेक्शन पूछी। तो ये वाली चीजों पर खर्च नहीं करना दिमाग कि यहाँ भी 10 लिखो, 15 लिखो, ये फिर तो सीधा चलते रहो, बाद में डायरेक्शन बतानी है आप लोगों को। समझ आ गई? इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चंस करने हैं, इस चीज का आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो इन चीजों में आप टाइम बचा सकते हो। दूसरी चीज, इस तरह का जो क्वेश्चन आता है कि रंग को पीला कहा जाता है, पीले को काला कहा जाता है, काले को नीला कहा जाता है, ठीक है, समझ आ रहे हो। तो आसमान का रंग कैसा होगा, समझ आ रही है। इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं तो आपको याद रखना है आसमान का रंग नीला होगा, ठीक है। अब वो पूछ रहा है नीले को क्या कहा जाता है, तो आपको डायरेक्ट यहां पे नीले को क्या कहा जाता है ये चीज देखनी है, ठीक है। या मान लीजिए यहां पे इसके अनुसार आंसर दिलवाता हूं, यहां नीले के लिए तो लिखा नहीं है, आंसर दिलवाता हूं, अंतरिक्ष से
अंतरिक्ष में क्या होता है, या मान लीजिए रात में काला दिखाई देता है या रात काली होती है, या अंतरिक्ष से आदमी को कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। मान लीजिए अगर काला दिखाई देता है तो आप लोगों को यहां से पूछेगा अंतरिक्ष से कैसा दिखाई देता है, तब आपको क्या आंसर करना है, यहां पे काला दिखाई देता है तो काले को तो नीला कहा जाता है, इसलिए आपका आंसर नीला होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं आप लोगों को कंफ्यूज मत होना, ये क्वेश्चन पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, आप सिर्फ नीचे की चीज पढ़िए कि किस चीज को क्या कहा जाता है। जैसे मान लीजिए उसने, मान लीजिए यहां पे हमसे पूछ लिया था कि आसमान का रंग कैसा होगा, इतनी सारी चीजें पूछ के, आसमान का रंग नीला होगा। अब नीले को जो कहा जा रहा होगा वही आपका आंसर है, समझ रहे हो? ऐसे नहीं, ऐसे तो आपको पता ही है नीला है आसमान, तो ये नीला थोड़ी आंसर करोगे, इसमें आगे लाइन लिखी हुई होगी कि नीले को ये कहा जाता है, तब आप आंसर करोगे। आपसे ऑप्शंस देगा, काले को ये कहा जाता है, पीले को ये कहा जाता है, नीले को ये कहा जाता है, उसने ये वाली लाइन लास्ट में जोड़ दी। अब आपसे वो पूछ रहा है कि आसमान का रंग कैसा होगा, तो आपको पूरा क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट देखिए कि नीले को क्या कहा जाता है। अगर नीले को हरा कहा जा रहा है तो आसमान का रंग हरा होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आप लोगों को ऐसे ही करने हैं। समझ आ गई? इन तीन चीजों को बहुत अच्छे से समझ लेना कि किस तरीके से आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। याद रखना, ट्रिगोनोमेट्री में अगर कोई क्वेश्चन ना आ रहा हो और आप करना चाहते हो तो उस टाइम पे आप 1 या 0 आंसर को कर सकते हो। अलजेब्रा में 70% टाइम्स एक आंसर आता है। दूसरी चीज और बता दूं, 0 कब आएगा। देखो, अगर क्वेश्चन भाग में है, मान लीजिए यहां पे कोई वैल्यू दे रखी है, ठीक है, साइन 31 डिग्री, और यहां पे दे रखा है, मान लीजिए साइन ही दे रखा है या कुछ दे लो, मान लो साइन 31 की जगह 69 डिग्री। अगर कोई चीज अपोन में है तो उसकी पॉसिबिलिटी होगी कि आंसर 1 आएगा, समझ रहे हो? अगर कोई चीज अपोन में है तब उसकी पॉसिबिलिटी होगी कि आंसर 1 आए। अगर कोई चीज गुणा में, वो जोड़ या घटा में है, तब उसकी पॉसिबिलिटी होती है कि उसका आंसर 0 आएगा। समझ रहे हो? इस तरह की पॉसिबिलिटी है। तुक्का मारना चाह रहे हो तब, अदरवाइज रिस्क मत लेना, ठीक है? मैं तो ये बता रहा हूं, जब, अब देखो कुछ लोग मास तुक्के मारते हैं, उन्हें पता है कि मेरा एग्जाम तो क्लियर होगा नहीं, उन लोगों के लिए बता रहा हूं, वो लोग इसमें रिस्क लेंगे कि पूरा फुल रिस्क लो, क्योंकि आप एग्जाम से बाहर तो हो ही, फिर भी आप रिस्क लेना चाह रहे हो तो बिल्कुल रिस्क लो। क्या पता आपके क्वेश्चंस ठीक हो जाएं, और ये तो निश्चित ही है कि 25% क्वेश्चंस जो आपको लगा के आओगे वो ठीक ही होंगे, ये तो निश्चित ही होता है। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि सीरीज बन गई थी जिसमें से करीब 60 क्वेश्चन ए लगा दिए थे, ठीक है, 60 क्वेश्चन ए लगा दिए थे, और जिन बच्चों ने तुक्का मार दिया था ए, वो लड़कों को कुछ भी नहीं आता था, और वो लड़के यूपीएससी जैसे एग्जाम में क्लियर हो गए थे। पता नहीं आईआईटी का एग्जाम था, पता नहीं किस चीज का एग्जाम था, ऐसा कोई एग्जाम था जिसमें, उसके बाद से ये रूल बना था कि आपको पूरे के पूरे पेपर के अंदर हर क्वेश्चन का, मतलब जो अगर 100 क्वेश्चन है तो आपको रेशियो लगभग मेंटेन करके रखना है, 24-25, 24-25, 26-27, बस 30 तक। किसी इसका अगर ऑप्शन 30 है तो बाकी के 20 कर लोगे, लेकिन इससे ज्यादा आप इधर उधर डिग नहीं सकते हो। समझ आ रही है? ये वाली चीजें याद रखनी है। कथन 1 या 2 वाले में तुक्का कैसे मारना है। अब देखो, कथनों वाले क्वेश्चन में तुक्का कैसे मारोगे, अगर वो एक्सट्रीम लेवल पे जा रहा है वो क्वेश्चन गलत है, ये याद रखो। और कथनों में ऑप्शन क्या आते हैं, 1 और 2 दोनों, मान लो आपको दिख रहा है 2 तो गलत ही है, तो 1 ही सही होगा, या आपको दिख रहा है, देखो क्वेश्चन को पढ़ने से ही पता चल जाएगा, इजी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं तो क्वेश्चन को आपको पढ़ने से ही पता चल जाएगा कि या तो 1 या 2। अब नीचे ऑप्शंस जरूर देख लो कि क्या या वाला ऑप्शन है, अगर है तो वही आंसर है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सिर्फ 2 ही आंसर होगा, क्योंकि नीचे वाले में तो एक्सट्रीमली बात कर रहा है, तो एक्सट्रीम का मतलब होता है बहुत ज्यादा हाई लेवल पे कि इस दुनिया का सबसे महान व्यक्ति मैं हूं, या इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान मैं हूं, ये सारी चीजें एक्सट्रीम लेवल पे होती हैं। समझ आ रही है? तो ये चीजें गलत हो जाएंगी। आप लोगों को याद रखना है, अगर कथन ही एक्सट्रीम लेवल पे बात करता है कि भैया बेस्ट कंपनी दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट बनाती है, तब आप एक्सट्रीम लेवल पे जाइए, क्योंकि उसने कहा है। कंक्लूजन जो निकलते हैं पूरे मतलब जो निष्कर्ष निकलते हैं वो पूरे बेस्ड ऑन किस पे होते हैं, उसी पे बेस्ड होंगे जो आपका कथन है। ये वाली चीजें हो गई। अब जल्दी से हम बात करते हैं, इलिमिनेट करना आप लोगों को आ गया है, ये वाली चीजें मैं समझा चुका हूं। एक बार इस क्वेश्चन को और समझा देता हूं क्योंकि इसमें बच्चों को गलती होती है। राजा दशरथ के कितने पुत्र थे? आप लोगों को आंसर मारना है 4। अब आप यहां ये मत मार देना बी या सी मत मार देना, आप सोचो कि तीसरे नंबर पे है तो यहां मार दूं। तीसरे नंबर पे देखो ये ऑप्शंस लिखे हुए हैं 1 2 3 4 1 2 3 4, आपको देखना तीसरा ऑप्शन, और तीसरा ऑप्शन पहले नंबर पे लिखा हुआ है तो ये आंसर आएगा। इस तरह से एएलपी के एग्जाम में किया था, ये याद रखना। अगर ना समझ आए तो समझ लेना, टेस्ट लगा लेना, फ्री में जाके वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे आप लोगों को मिल जाएंगे।
तो गाइज बाकी चीजें आप लोगों को पता है, एडमिट कार्ड विद 2 फोटोज लेके जाना है, मास्क सैनिटाइजर लेके जाना। कई बार मास्क के पीछे भी आप लोगों को एग्जाम से हटाया जा सकता है, इसलिए आप लोग इन चीजों को अपने लेवल से सब बेस्ट करके जाना। दूसरा वैलिड आईडी और आधार कार्ड, मतलब आधार कार्ड के साथ भी एक आईडी जरूर ले जाना। 2 आवर पहले वहां पे पहुंचना। अगर किसी की कोई भी दिक्कत हो तो पहले ही एसडीएम से किसी से एफिडेविट बनवा के ले जाना। जैसे वो नाम वाम में किसी के गड़बड़ हो तो भैया एफिडेविट मोहर लगवा लेना, ठीक है। तहसीलदार की वहां दिखा देना कि भैया मैं बाद में एफिडेविट दूंगा, ये गलती हो रखी है। मतलब हर हाल में आपको एग्जाम देना ही है और एग्जाम सेंटर पे कम से कम 2 से 3 घंटा पहले पहुंचना, क्योंकि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती हैं, फोटो चिपकाना, ये करना वो करना, ठीक है। पहली बात तो पॉसिबल हो तो वही वाले फोटोज लेके जाना जो उस टाइम पे फॉर्म में थे, 2-4 फोटो लेटेस्ट भी रख लेना। लेकिन अगर किसी के पास नहीं है तो जो एडमिट कार्ड निकला है उसी से फोटो निकलवा लो, कोई भी फोटो निकाल के दे देगा आपको वही वाली। वहां ऐसा ना हो कि बाद में कहें वो कि वही वाली फोटो लेके आओ। इन सारी चीजों में बच्चे परेशान होते हैं, उनको नॉलेज होती नहीं है, लेकिन हमारे बच्चे का एग्जाम छूट जाता है। इन चीजों का आप लोग ध्यान रखना। पड़ोसी से देखो, एक बात मैं बताऊं, जैसे ही आप जल्दी पहुंच जाओगे तो पड़ोसी से इंट्रो हो जाता है, तो उसकी औकात भी पता लगा लेना, जैसे अपनी औकात पता होती है। अब जैसे मान लीजिए कई बार, पहली बात तो नकल करनी नहीं है किसी को भी, लेकिन कई बार बच्चे इधर उधर झांक लेते हैं ऐसे और स्क्रीन दिख भी जाती है, तो मान लीजिए झांक के देखा उसने सी लगा रखा था ऑप्शन, आपने बिना देखे सी नहीं लगा देना है। पहले उससे अगर आपकी बात की हुई होगी, आपको पता होगा कि हाँ भाई उस लड़के के 75-80 नंबर आ रहे हैं, 70 नंबर आ रहे हैं, तो आप उसकी बात पे एक बार को रिलाई कर सकते हो, आप सोच सकते हो उसके आंसर को लगाने का। अदरवाइज आप सी मत लगा देना, क्योंकि ऑप्शंस भी चेंज हो सकते हैं। सी देखते ही मत लगा देना। बस आप ये भले ही हो सकता है कि किसी बच्चे ने देख लिया है कि राजा दशरथ के कितने पुत्र थे, उसने लगाया 4 पे, तब आप एक बार को देख सकते हो। अदरवाइज मेरा तो मानना यह है कि ये सब देखा दाखी मत करना। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपकी नैया डूबी हुई है और फिर भी पहली बात तो देखने का मौका ही नहीं मिलेगा, लेकिन और देखना भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर देख भी रहे हो तो ऐसे बंदे का देखो जिसको आपको विश्वास हो कि हाँ कर लेगा। और वो तभी होगा जब आप पहले जाके उससे बात कर लोगे, उसका लेवल जान लोगे, इंट्रो हो जाएगा आप लोगों का, तब भले ही कुछ हो जाए, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है। मैं तो अपना पूरा कहूंगा कि भैया किसी से कुछ पूछना मत, अपने लेवल पर रहना। सब बेवकूफी है ये समझना, आप अपने पास समझना कि सब पागल हैं, मैं ही हूं सबसे अच्छा, और बस अपना बेस्ट देना, ठीक है। अब टेस्ट सीरीज की बात करूं तो 17 अगस्त को जो एग्जाम है, हम लोग MIT मुरादाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, उसके सामने मैं अपनी टीम के साथ वहां पहुंचूंगा। कुछ टी-शर्ट भी उन लोगों को देनी है जो हमारे चैनल को जानते हुए होंगे, मतलब अगर वो बताएंगे कि हाँ भैया हमने आपका चैनल देखा है, और उसके बाद वो एग्जाम के बाद आके रिव्यू करवाते हैं, मतलब कुछ क्वेश्चंस भी अगर वो बताते हैं आप लोगों के लिए, तो हम उन लोगों को अपनी तरफ से गिफ्ट देंगे, चाहे वो टी-शर्ट हो या जो भी चीजें हो। मैं सोच रहा हूं मैं तो पानी वानी का भी कुछ करवा दूं, अगर इंतजाम होता है तो वहां पे बच्चों को 10-20 टैंक बड़े वाले रखवा देते हैं। अगर इंतजाम होता है तो बच्चों को पानी पीने की जो फैसिलिटी है, दोपहर हो रही होगी बहुत गर्मी, तो उन लोगों को पानी वगैरह की भी फैसिलिटी मिल जाएगी। दूसरी चीज, 17 अगस्त को जैसे ही एग्जाम होगा, हमारी टीम क्वेश्चंस को पूछ के, बुक्स से दिखा के कि कौन सा क्वेश्चन आया था, हम बच्चों से पूछ लेंगे और उन क्वेश्चन के बेस पे आप लोगों को टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाएंगे। आप लोग टेस्ट लगाना। अगर बच्चे चाहते हैं कि इसके लिए सेपरेट टेस्ट सीरीज निकाल दें, हम ये सेपरेट टेस्ट सीरीज दे दें जो 1-1.5 महीना एग्जाम होगा, क्योंकि जिन लोगों का 13 को एग्जाम है ना, उन लोगों के लिए तो बहुत, 13 को मतलब इन 2 फेज में एग्जाम नहीं है, उन लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा कारगर साबित होगा, क्योंकि चीजें लगभग वही आएंगी। तो अगर आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो आप लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। तो MIT मुरादाबाद में अगर कोई भी लड़का है तो प्लीज हमसे जरूर से जरूर कांटेक्ट कर लीजिएगा। मास तुक्के का मतलब है बहुत ज्यादा तुक्के अगर मारने हैं तो सिर्फ वो मारे जिन्हें लग रहा है कि भैया खत्म हो चुका हमारा काम, तभी तुक्के मारना, अदरवाइज मत मारना। इतनी सारी चीजें आप लोगों को बताएं। किसी की भी क्लास के चक्कर में इस टाइम पे ज्यादा मत पढ़ना। प्लीज आप लोगों से बार बार कह रहा हूं, अपने नोट्स को रिवाइज करो, ठीक है। इससे ज्यादा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई वीक टॉपिक है तो उसे देख सकते हो। मैंने रात जो आप लोगों को एडवांस की वीडियो दी है, आप उस वीडियो को देख लेना। उस वीडियो में से ही मैक्सिमम चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी एडवांस मैथ में। भले ही वो पुरानी वीडियो है, लेकिन उसमें दम है और जानदार वीडियो है, आप लोग जरूर से जरूर देखें। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड भी आएंगे। अभी मैं आप लोगों को हो सकता है न्यूमेरिकल वाली वीडियो भी दूं, तो मैं उसमें आपको ये बताऊंगा कि कहां से कैसे क्वेश्चंस आएंगे। आप लोग देखेंगे, अगर आपको फॉर्मूला भी आता है ना, B = IR पता है आप लोगों को, सीरीज में किस तरह से जुड़ते हैं प्रतिरोध, तब भी आप क्वेश्चन करके आ जाओगे, क्योंकि वहां से बहुत इजी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, टेक केयर। अगर किसी की भी कोई बात रह जाती है जरूर से जरूर बताएं। अगर आपके किसी भी दोस्त का, आपका किसी का भी एग्जाम मुरादाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में है तो प्लीज आप लोग जरूर से जरूर कमेंट कर दीजिए।
मुझे नंबर और शिफ्ट कि 17 तारीख की कौन सी शिफ्ट में एग्जाम है वो जरूर से जरूर दे दीजिए, अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। माफी चाहता हूं आप लोगों का टाइम लिया, लेकिन ये बातें बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जामिनेशन सेंटर पे जरूर से जरूर टाइम से पहुंच जाना, चाहे कितना पैसा आपका खर्च हो, क्योंकि इस टाइम पे एग्जाम छूटने का मतलब है कुछ बच्चे गलती करते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर पे टाइम से नहीं पहुंचेंगे, मस्ती करते रहेंगे, बाद में रोएंगे कि भैया हमें अंदर ले लो। ये सब चीजें नहीं करनी है। 2-3 साल की मेहनत है, इस मेहनत को रंग लाना है आपको, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब आप बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।